नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे कर्मचारी साथी हैं जिनका प्रोबेशन अभी पूरा हो चुका है या होने वाला है, उनका फिक्सेशन कैसे करें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और जल्दी से जल्दी हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरा करवाएं। सबसे पहले हमको फिक्सेशन में अप्लाई करने के लिए जो कार्मिक है उसकी पर्सनल स्टाफ लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद हमको 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद में हमारी डिपार्टमेंटल सर्विसेज फॉर्म्स में ऑप्शन आएगा, फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिपार्टमेंटल सर्विसेज में इस तरीके से जो है एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। फिर उसके अंदर फॉर्म्स का जो है वो ऑप्शन आएगा, उस पर हम फॉर्म्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे हम फॉर्म्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से जो है इंटरफेस हमको हमारे सामने शो होगा। उसमें अप्लाई फॉर एसीपी का ऑप्शन आएगा, कंफर्मेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, जिसको कि हम अभी यूज़ करने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद में कंफर्मेशन फॉर्म के बाद में जो है और भी कई सारे ऑप्शन हमको यहाँ पर जो स्टाफ आईडी वाले इस ऑप्शन में शो होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेशन दें, जिससे कि हम इस तरह ही आपसे संबंधित वीडियो ला सकें और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हम कर सकें। तो इसमें कई सारे ऑप्शन है, एग्ज़ाम एनओसी का ऑप्शन है, अगर कोई हम कॉम्पिटिशन का फॉर्म भरते हैं तो उसका भी है। उस वीडियो में हम केवल जो है ये कंफर्मेशन फॉर्म्स की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले इस पर कंफर्मेशन फॉर्म पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का आवेदन पत्र खुलेगा, प्रोबेशन ट्रेनी के स्थायीकरण हेतु आवेदन। तो दोस्तों, इस तरह से जो है इंटरफेस कुछ ओपन होने वाला है हमारे सामने। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर हमारी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो शो होंगी, यानी हमको हमारे राइट साइड में हमारी फ़ोटो दिखेगी, हम कार्मिक का नाम दिखेगा, और जो है एम्प्लॉय आईडी उसकी, और यानी उसकी जो बेसिक जानकारी है जो हमको यहाँ पर सारी की सारी शो होंगी। तो उसके अनुसार हमको आगे एक्ट करना है। तो चलो दोस्तों, हम इसको करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको दिख रहा है कार्मिक का नाम, यानी आपका जो है वो यहाँ पर नाम आएगा, और उसके बाद में बेसिक डिटेल्स एम्प्लॉय आईडी वगैरह आने के बाद में स्थायीकरण है तो मूल पद, यानी जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो पद हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने टीचर लेवल 1 का सेलेक्ट किया है पद। तो स्थायीकरण है तो विषय, टीचर L1 में चूँकि कोई विषय होती नहीं है तो हम उसको विषय को सेलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे नियुक्ता अधिकारी का चयन, यानी जो हमारा ज्वाइनिंग ऑर्डर है वो किस कार्यालय से निकला है वो हमारा नियुक्त अधिकारी कहलाता है। तो इस तरीके से चूँकि यहाँ पर L1 है तो यहाँ विकास अधिकारी आएगा, और अगर आप किसी लेक्चर की फिक्सेशन कर रहे हैं तो वहाँ निदेशक माध्यमिक शिक्षा का ऑर्डर आएगा। सेकंड ग्रेड के लिए संयुक्त निदेशक का आएगा, और इस तरीके से थर्ड ग्रेड में अगर लेवल 2 है तो उसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी आते हैं। तो यहाँ L1 है तो विकास अधिकारी, और उसके बाद में हम हमारा ज़िले का चयन कर लेंगे। जिस ज़िले से हमारा सिलेक्शन हुआ है साथियों, उस ज़िले का हम यहाँ पर चयन कर लेंगे। तो जैसे हम इस पर ज़िले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सारे के सारे जो राजस्थान के ज़िले हैं वो ज़िले ओपन हो जाएंगे। पूरे ज़िले हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, और उसके बाद हमारा जो भी ज़िला है उस ज़िले को हम सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में जो है फिर उसका ब्लॉक उस ज़िले का हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम ज़िला सेलेक्ट करेंगे तो ब्लॉक वाला ऑप्शन ओपन होगा, तो फिर हम ब्लॉक पर क्लिक कर देंगे, और ब्लॉक पर क्लिक करने के बाद जो है अगला जो नंबर है, मतलब अगला जो ऑप्शन है वो है मेरिट नंबर का। दोस्तों, इस तरीके से ज़िले के बाद में देखिए सारे उस ज़िले के ब्लॉक्स यहाँ पर ओपन हो चुके हैं, और हमारा जो भी संबंधित ब्लॉक है, यानी जिस ब्लॉक पे हम कार्य कर रहे हैं वो ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में फिर हम हमारा यहाँ पर मेरिट नंबर जो है वो दिखाई देगा, यानी एग्ज़ाम में हमारी कौन सी मेरिट आई है। उसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है, वो स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, परीक्षा परिणाम रिवाइज। यदि मान लीजिए आपने जिस भर्ती में आप सेलेक्ट हुए हैं उसका रिवाइज
अगर रिज़ल्ट रिवाइज़ आया है यानी दोबारा उसका रिज़ल्ट आया है तो हमको इसमें हाँ पर क्लिक करना है। अगर रिवाइज़ हुआ है तो ही दोस्तों, अगर रिवाइज़ नहीं हुआ है तो हमको ना पर क्लिक करना है यानी नहीं वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर रिवाइज़ हुआ है तो जैसे ही हम हाँ पर क्लिक करेंगे तो हाँ पर क्लिक करने के बाद में हमको जो है देखिए नीचे नया मेरिट नंबर मतलब मेरिट नंबर का एक ऑप्शन और खुलेगा और उस रिवाइज़ रिज़ल्ट में हमने जो मेरिट प्राप्त की है यानी रिवाइज़ होने के बाद हमारी मेरिट क्या रही, पहले हमारी मेरिट क्या थी और रिज़ल्ट जब रिवाइज़ हुआ तो उसके बाद हमारी मेरिट क्या हो गई, वो हमको फिल करनी पड़ेगी। चूँकि यहाँ पर हमारा कोई रिवाइज़ नहीं हुआ है तो हम नहीं कर देंगे। उसके बाद आएगा हमारा चयन वर्ग, यानी हम कौन से वर्ग से सेलेक्ट हुए हैं। मान लीजिए हम जनरल से सेलेक्ट हुए हैं, ओबीसी से सेलेक्ट हुए हैं, एससी या एसटी यानी जो भी हमारी कैटेगरी है वो कैटेगरी यहाँ पर ऑटो फिल्ड रहेगी। यानी हमारा जो फॉर्मेट 10 है शाला दर्पण पर उससे हमारा डेटा फैच किया जाएगा। तो ऑटो फिल्ड यानी आपका जो चयन वर्ग है, जिस वर्ग से आप सेलेक्ट हुए हैं वो आपकी जो है ऑटो फिल्ड रहेगा। तो हमारी बेसिक डिटेल्स भरने के बाद में हमारे पिता का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर और वर्तमान पद पर कार्य ग्रहण तिथि यानी आप इस पोस्ट पर जिस पर भी है अभी आप कार्य कर रहे हैं उस पर आपकी कार्य ग्रहण तिथि क्या थी, यानी किस तारीख को आपने आपके विद्यालय में ज्वाइन किया था और विद्यालय में ज्वाइन करने का समय क्या था, मध्याह्न पूर्व या मध्याह्न पश्चात। मध्याह्न पूर्व या पश्चात जो भी आपसे संबंधित है वो कैटेगरी आप वो समय आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है ऑप्शन आएगा अनवरत कार्यरत है या नहीं, यानी आप तब से लेके कंटिन्यू, ऑब्वियस सी बात है जब फिक्सेशन करवा रहे हैं तो वहीं से ही तो उसमें हाँ कर देना है। नियुक्ति आदेश क्रमांक और नियुक्ति आदेश की जो दिनांक है वो हमारी इसमें दी होगी, क्योंकि हम पहले जब ज्वाइन करते हैं तो ऑनलाइन जब शाला दर्पण पर फॉर्मेट 10 में सबकी पूर्ति होती है तो नियुक्ति आदेश क्रमांक और दिनांक हम एक बार मिलान कर लेंगे, हमने जो फीड किया है वो ठीक है। तो उसके बाद में पद पर स्थायीकरण की प्रस्तावित तिथि। तो दोस्तों इसमें जिस तारीख को आपके 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं यानी 2 साल जब हम पूरे होंगे हमारे तो किस तारीख को होंगे, यानी ऑब्वियस सी बात है जैसे जिस दिनांक को आपने ज्वाइन किया है उसके 2 साल बाद वही दिनांक जब आएगी तो उस दौरान ही हमारा प्रोबेशन पूरा होगा। तो इसमें हमको ज्वाइनिंग दिनांक के 2 साल बाद वाली दिनांक यानी जिस डेट को आपका फिक्सेशन पूरा होगा वो डेट जो है वो हमको इस कॉलम में मंथ, ईयर और डेट सेलेक्ट करने के बाद कलेक्ट करते हुए इसको ऑप्शन को हम फिल कर देंगे। तो इस तरीके से हमने हमारी जो प्रस्तावित तिथि है स्थायीकरण की वो भी फीड कर दिया है। उसके बाद में यदि कार्मिक मॉडल अगला ऑप्शन आता है, यदि कार्मिक मॉडल स्कूल में है तो एनआईसी अपने पूर्व विद्यालय का एनआईसी, जैसे मान लीजिए आप किसी मॉडल स्कूल में डेपुटेशन पर कार्य कर रहे हैं और आपका तो पुराना जो विद्यालय है जहाँ से आप आए हैं उसका एनआईसी कोड भरना है। ये केवल ऑप्शन उनके लिए है जो मॉडल स्कूल में कार्य कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए ऑप्शन उनको नहीं भरना है। उसके बाद में संबंधित कक्षा का 2 वर्ष का परीक्षा परिणाम, यानी आप चूँकि आप टीचर हैं तो आपसे संबंधित जो क्लासेस हैं उनका पिछले 2 साल यानी आप जब ज्वाइन हुए हैं तो आप चूँकि 2 वर्ष का ही कार्यकाल अभी आपका हुआ है फिक्सेशन से पहले, तो 2 वर्ष में आपका परीक्षा का परिणाम क्या रहा है, यानी कितना आपने रिजल्ट दिया है। आपसे संबंधित कक्षा ऑटोमेटिक ही यहाँ पर सत्र और जो सत्र सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे आप 2023 जो भी मतलब आपको लगता है कि भाई ये हमारा जो है सत्र है और कक्षा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में विषय, आपका विषय हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी विषय आपके ऊपर लागू होता है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद छात्र संख्या दी गई है तो विषय हमारा जो भी आप जिस विषय से हैं वो विषय सेलेक्ट कर लेंगे, यानी इसका मतलब है आपने इस कक्षा में ये विषय पढ़ाया है। छात्र संख्या सेलेक्ट कर लेंगे, परीक्षा का परिणाम क्या रहा है वो सेलेक्ट कर लेंगे। छात्र कक्षा हमको मैनुअली फीड करनी पड़ेगी तो हम छात्र कक्षा परीक्षा परिणाम का प्रतिशत, यानी मान लीजिए 100 हैं तो 100 में से आपके अगर 90 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं तो आपका 90% हो जाएगा।
और आपके 100 में से 100 उत्तीर्ण हुए हैं तो 100% हो जाएगा। तो जितने बच्चे हैं उनमें से परीक्षा परिणाम का प्रतिशत हम इसमें फीड कर देंगे। उसके बाद में इसको सेव कर देंगे। याद रखना दोस्तों, इस डेटा को पर्सनली सेव करना पड़ेगा, इंडिविजुअली ये सेव होगा। इस तरीके से हम आगे का जो है दूसरी कक्षा भर देंगे। इसके बाद में वापस सेव करने के बाद प्रविष्टि को सुरक्षित, इसमें तो हम सेव नहीं की है तो प्रविष्टि सुरक्षित नहीं किया गया है ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम सेव कर देंगे तो जो है हमारी प्रविष्टि, देखिए हम स्टूडेंट्स की जो संख्या भर दी है और परीक्षा परिणाम का प्रतिशत भर दिया है। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे तो लिखा आएगा प्रविष्टि को सफलतापूर्वक सेव कर दिया गया है। फिर ओके पर क्लिक कर देना है। तो आप आपके अनुसार जितने भी सत्र हैं आपके और जिन भी सब्जेक्ट्स हैं और उनकी छात्र संख्या, उनका परीक्षा परिणाम, उनको भरते हुए सबको सेव करते हुए चलेंगे। उसके बाद हम आगे उसके बाद ही बढ़ पाएंगे। तो सबको इंडिविजुअली आपको सेव कर देना है। हम संस्था प्रदान के मोबाइल नंबर, यहाँ पर इसका ऑप्शन है, मोबाइल नंबर है, फिर हमारा सेवा विवरण यानी हमारा जो है विद्यालय में कार्यरत कार्यालय का नाम आ जाएगा, पद नाम आ जाएगा, कार्यरत की अवधि आ जाएगी। उसके बाद पदस्थापन का प्रकार यानी कैसे आपका पदस्थापन हुआ है। दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब भी करें। पदस्थापन का प्रकार जिला परिषद से चूँकि हमारी नियुक्ति हुई है डायरेक्ट, तो वो हमारा पदस्थापन का प्रकार आ जाएगा। यहाँ पर आपको देख रहे हैं आप नियुक्त अधिकारी का नाम, विकास अधिकारी और पदस्थापन का प्रकार डायरेक्ट जिला परिषद। थर्ड ग्रेड के लिए ये चीज़ें जो है वो लागू होंगी। उसके बाद में दोस्तों ये जो काम है अब हमको, ये हमारे जो है स्कूल की आईडी है, स्कूल की आईडी से होगा। तो जैसे स्कूल की आईडी तो दोस्तों ये जो है रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें सेवा विवरण की डिटेल्स हैं जो आई हुई हैं। दोस्तों उसके बाद जो है हमको हमारे 2 साल में लिए गए अवकाशों का विवरण भरना है। ये दोस्तों चूँकि आपको पता है कि मेनली तो हमको 2 साल में CL जिसको हम बोलते हैं आकस्मिक अवकाश वो ही देय होता है। लेकिन चूँकि उसके अलावा अगर हम किसी भी प्रकार का कोई भी कार्मिक है जो मान लीजिए प्रसूति अवकाश पर गया है, मैटरनिटी लीव पर गया है, तो उसका भी ब्यौरा हमको इसमें भरना पड़ेगा। तो
सारे डिटेल्स हमको जो है वो इसमें अवकाश से संबंधित जो डिटेल्स है फिल करनी पड़ेंगी दोस्तों। तो जो जैसे ही हम इसमें आकस्मिक अवकाश सेलेक्ट करेंगे तो हम बात कर रहे हैं पहले वर्ष के लिए। हमको दोनों साल में कितने अवकाश लिए हैं वो अवकाश का पूरा ब्यौरा भरना पड़ेगा। तो पहले साल के लिए हम भर रहे हैं पहले, उसके बाद हम दूसरे साल के लिए भरेंगे। तो प्रथम वर्ष इसमें अगर मान लीजिए हाफ CL लिया है यानी आधे दिन का अवकाश लिया है तो उस पर हम टिक कर सकते हैं। अगर पूरे दिन का है तो इस पर टिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से कब तक वाले पीरियड फॉर्मेट खुलेंगे, यानी मान लीजिए आपने एक दिन का लिया है तो उस तारीख से और फिर वही तारीख सेलेक्ट करनी है और उसको हमको उसी प्रकार जैसे हम रिज़ल्ट को सेव किया था वैसे ही इसको हर तारीख को हमको सेव करते हुए चलना है। जैसे एक दिन का है तो 13/2/24 से इसमें 13/2/24 ही कर रखा है, कुल संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। एक दिन का आदेश की प्रति की कोई ज़रूरत है नहीं दोस्तों। और अब जो है कार्य में सेव का ऑप्शन है, तो इस पर हम क्लिक करके इंडिविजुअली इसको सेव कर देंगे। तो ऑप्शन ऐसा मैसेज आएगा आपके पास में सफलतापूर्वक सेव करने का। तो इस तरीके से जो है हमको एक एक करके पूरे एक साल की जो भी हमने छुट्टियां ली हैं वो छुट्टियों की जो डेटा है अवकाशों के वो भरते हुए हमको भरते चलने हैं। तो फिर हम दूसरे साल पे आएंगे, दूसरे साल की जो है वैसे उस तरीके से ही डेटा वो भरते चलतेंगे और लास्ट में जा कर के उसको हम सेव कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमको दोनों सालों के जो डेटा है वो डेटा फिल कर देंगे और फिर नीचे हमारा आकलन दिखाई देगा अवकाश का विवरण कि पहले साल में कितने अवकाश लिए हैं और दूसरे साल में कितने अवकाश लिए हैं। वो डेटा हमको हमारी स्क्रीन पर ही शो होगा। तो जैसे ही हम ये सारा डेटा फिल कर लेंगे, इसको एक बार करते समय दोस्तों अच्छे से चेक कर सकते हैं। इसको कोई कमी रहे तो उसको हम डिलीट करके दोबारा भी इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। इस तरीके से फिर हम अगर कोई प्रसूति अवकाश है तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वाली फाइल भी हम इसमें डॉक्यूमेंट से संबंधित फाइल लगा सकते हैं और इस तरीके से जो भी अवकाश हैं हमारे उनको हम फिल कर लेंगे दोस्तों। जैसे हमारी सारी प्रकार के अवकाश को हम दर्ज कर देंगे, यहाँ विवरण इस तरीके से शो होगा। उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन आएंगे सेव और फाइनल सबमिट का। तो दोस्तों पहले एक बार आप सेव कर लें, सेव करने के बाद में एक बार अच्छे से आपकी डिटेल्स को चेक कर लें और सेव पर क्लिक करने के बाद में ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप अच्छे से डिटेल्स को आपकी को एक बार चेक कर लें कि कहीं किसी प्रकार की अगर कमी हो तो उसको सुधार सकते हैं। उसके बाद हम फाइनल सबमिट कर लेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद में हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो इस तरह का हमको मैसेज दिखेगा। अंतिम रूप से अग्रेषित करना चाहते हैं हम यस पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा दोस्तों और OTP जाने के बाद में जो है जैसे हम इस OTP को सबमिट करेंगे हमारा फॉर्म है जो फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद ही हमारे स्कूल में यानी हमारी संस्था प्रधान के पास चला जाएगा, हमारे मेन जो DTO हैं उनके आईडी पर चला जाएगा, स्कूल आईडी पर। फिर वहाँ से वो उसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो हमारा OTP डालते ही हमारा जो कार्य है वो लगभग
पूरा हो जाता है हमारे कार्मिक स्तर का, उसके बाद संबंधित स्कूल जो आपका डीडीओ है वहाँ से उस फाइल को अग्रेषित किया जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें समर्थन दें। धन्यवाद दोस्तों।